एक मेटा एड एक्सपर्ट कितना पैसा कमा सकता है? लैक्स में भी कमा सकता है, सीआर्स में भी कमा सकता है। और क्या कभी ऐसा कोई ब्लंडर या ऐसी कोई मिस्टेक हुई है जो लगा हो कि यार आज पूरा जो है हम गए यहाँ से? इनिशियल ईयर्स में मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली एक क्लाइंट था, हम उसके लिए ये अकाउंट में ऐड रन कर रहे थे, तो उसका अकाउंट हमसे ब्लॉक हो गया था। वो शुरुआत जब हुई थी तब किस तरह से कठिनाइयाँ आई होंगी या लोग मिलते गए, कैसे पूरी जर्नी रही? सोशल मीडिया का क्रिएटर है, वो इन ट्रेंड्स को समझ ले तो उसकी जर्नी जो है और ज़्यादा आसान हो सकती है, ग्रोथ और ज़्यादा 10x हो सकती है। कैसे हम किसी भी ब्रांड को एक फिक्स बजट में ग्रो करा सकते हैं? सबके लिए एक अलग अलग बजटिंग होती है, सबके लिए अलग एक नीश होता है, सबके लिए एक अलग पूरी स्ट्रैटेजी होती है। क्या फेसबुक के पास हमारी पल पल की इंफॉर्मेशन, चाहे वो पर्सनल हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, है? बहुत हद तक इंफॉर्मेशन रहती है। एक अकेला आदमी जिसको धंधा भी करना है या सर्विस भी बनानी है और इन सब चीज़ों में भी उसको पढ़ना है, उसको रिजल्ट मिलेगा इन चीज़ों का? अगर आप सोचेंगे सब मैं ही कर लूँगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम बायस्ड हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानना आज की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि आज के दौर में चाहे बेटा कमा कर दे या ना दे, लेकिन डेटा और मेटा ये आपको कमा कर ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल इमेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उन तमाम सारी तकनीकों का सहारा लेना होता है जिनके ज़रिए आप दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। और आप तक या आपकी उन लोगों तक पहुंच बनाने में जो आपकी हेल्प करता है वो होता है एक ब्रांड कंसल्टिंग एक्सपर्ट, एक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट और एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बीते 8 सालों से इसी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। अब तक करोड़ों रुपए के एड्स के जरिए कंपनीज को अरबों रुपए का मुनाफा कमा कर दे चुके हैं। और साथ ही साथ आज भी आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से एक गूगल एड एक्सपर्ट के तौर पर, एक मेटा एड एक्सपर्ट के तौर पर, एक ब्रांड कंसल्टेंट के तौर पर हम दूसरे ब्रांड्स को और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रौनक लूनिया, जो डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक और गूगल ऐड और ब्रांड कंसल्टिंग के एक्सपर्ट हैं और बीते कई सालों से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हुए उनकी यात्रा को और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला पॉडकास्ट है तो डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी हाउ इट गोस। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू के शुरू में ही कहा कि आज के दौर में भले बेटा कमा कर दे या ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं मेटा और डेटा कमा कर ज़रूर दे रहा है। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? आपकी बात एकदम सही है। वैसे मेटा तो देता ही है, बेटा ही है लेकिन जो उसको पुश करता है, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आपकी बात सही है। मेटा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है आज के टाइम में जो आपको हर तरीके से कमा के दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ आप क्रिएटर्स देख लो, इन्फ्लुएंसर्स देख लो, D2C ब्रांड्स देख लो, जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब आपको दिखेंगे ही कि वो उससे कहीं ना कहीं ग्रो हो ही रहे हैं। तो डेफिनेटली बेटा ही कमा के देता है, लेकिन मेटा के थ्रू देता है, तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल। रौनक जी, एक चीज़ ये भी यहाँ निकल कर आती है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने इनोवेशंस हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक, जिसे अब हम मेटा के नाम से जानते हैं, उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो फेसबुक कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है और कैसे, चाहे हम ऑर्गेनिक ग्रो की बात करें या फिर हम पेड प्रमोशन की बात करें, तो दोनों के ज़रिए किसी ना किसी इंसान को इस प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। डेफिनेटली अगर आपने ये बात बोली है तो डेफिनेटली ऐसा हो गया है कि आप चाहे कोई भी ब्रांड ले लो, चाहे कोई भी छोटा सा बिजनेस ले लो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस ले लो, सबको आना कंपलसरी हो गया है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा चंक मिस कर रहे हो। आज अगर अपन बात करें राहुल जी, तो मैं आपको एक फिगर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हर साल ये इंडस्ट्री 10% से ग्रो हो रही है। Okay. एक नॉमिनल एक फिगर है जिससे अकॉर्डिंगली जो ग्रो हो रही है वो इतनी ग्रो हो रही है। तो बहुत स्कोप है, बहुत चीज़ें। और अगर आपने जो डोमिनेंस वाली बात करी, फेसबुक और मेटा का डोमिनेंस, बेसिकली अपन मेटा जो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों Right. मिला करके जो मेटा है उसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सबसे पुराना भी है, ऊपर से वो आपको हर तरीके से एक एडवर्टाइजिंग के लिए चीज़ें बहुत देता है, जैसे कि उसके प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, प्लेसमेंट्स बहुत सारे हैं, बिल्कुल। क्रिएटिव की फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके थ्रू आप
आपको पम्प बहुत जल्दी मिलता है और आप देखेंगे कि सारा का सारा क्राउड भी उसी के ऊपर है। राइट। और कहीं ना कहीं गूगल पर फिर भी हर आदमी नहीं जाता है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वो कुछ ना कुछ तो देखता ही रहता है। डेफिनेटली पूरे टाइम आप देखो, आप भी स्क्रॉल करते हैं, मैं भी राइट। स्क्रॉल करता हूँ, तो वो एक एक्टिविटी पूरे टाइम चलती ही रहती है। तो उसी बीच में जो आपको एड्स दिखते हैं वही एक बहुत बड़ी सर्विस है। बिल्कुल। रौनक जी, यहाँ सबसे ज़रूरी ये बात हो जाती है कि आप चूँकि कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान को कोई ना कोई एक बात होती है जो पुश करती है, जो ट्रिगर करती है, जो उसको उस क्षेत्र में आने के लिए मजबूर करती है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ और कैसे आपका मन हुआ कि नहीं, मैं ब्रांड कंसल्टिंग में और इसी में जाऊँगा? जी, ये बहुत सही चीज़ पूछी है आपने वैसे। बेसिकली मैंने मेरा एमबीए किया था इंदौर से, राइट। फाइनेंस और एचआर में। मैंने एमबीए किया, मतलब मैं इस फील्ड का था नहीं कभी भी। फिर मैंने 1 साल एक कंपनी में जॉब किया, वहाँ पे एक्चुअली वो कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी थी। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने जॉब किया, वहाँ पे मैं कुछ दूसरा डोमेन सँभालता था। तो बाय लक वहाँ पे एक उनकी स्ट्रीम थी जो ओपन होने वाली थी और वो उस पे थोड़ा वर्क कर ही रहे थे। तो दे पुश मी इनटू दैट। उन्होंने बोला कि तुम एक ट्राई करो। मेरा भी इंटरेस्ट था सोशल मीडिया में, बिल्कुल। कॉलेज टाइम से ऐप्स में, ये सारी चीज़ों में। तो उसी के थ्रू एक इंटरेस्ट था, तो फिर वो वहाँ से डेवलप हुआ। फिर धीरे 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 मैंने वहाँ पे अराउंड 4 to 5 ईयर्स जॉब करी। 1 साल मैंने कंसल्टेंसी में जॉब करी, एक और राइट। एफएमसीजी में फिर करी। फिर मैंने खुद का मेरा स्टार्ट किया और अभी मैं खुद ही हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मेटा एड्स एक्सपर्ट एंड अ ब्रांड कंसल्टेंट। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि अगर हमने कॉलेज में, जिसको हम एक परंपरागत एजुकेशन कहते हैं या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, हुँ, हुँ। उसमें अगर हमारा स्ट्रीम कुछ और हो, तो भी इस क्षेत्र में आया तो जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आया जा सकता है। एक आपकी खुद की एक विल होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड है। वो आपका एक फ़ोकस होना चाहिए, आप उसमें से कौन-सी स्ट्रीम ले रहे हो और आप कैसे के आगे मूव करना चाहते हैं। बिल्कुल। और करते-करते सीखने वाली विद्या है कहीं न कहीं, एग्ज़ैक्टली वो प्रैक्टिस के चीज़ तो है। माध्यम से हाँ जी, ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी ऐसे कोई कोर्स नहीं करा था स्टार्टिंग में, मैंने भी खुद से ही सीखा पूरा, तो वो चीज़ तो है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये बात भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर मैं आपसे ही पूछूँ कि एक मेटा ऐड का एक्सपर्ट है, क्योंकि घरवाले तो शायद पहली बार एग्री ना हो जब उनसे हम ये कहें कि यार मैं तो ये काम करने वाला हूँ। जी। लेकिन फिर भी एक मेटा ऐड एक्सपर्ट कितना पैसा कमा सकता है? जी, ऐसे कोई उसकी लिमिट नहीं है। मतलब आप कहें तो लैक्स भी कमा सकता है, लैक्स में भी कमा सकता है, सीआर्स में भी कमा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड्स कि वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे रहा है तो डेफ़िनिटली माउथ टू माउथ भी होती है बिल्कुल। पब्लिसिटी, बंदे को रेफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। आप कोल्ड कॉलिंग भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट ये है कि आपको एक अच्छे तरीके से फ्रूटफुल सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। और आपको वो कोड क्रैक करना आना चाहिए। मुझे 7 साल लग गए उस कोड को क्रैक करने में कि कैसे एड्स रन करना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ है। तो ये अनुभव कैसा रहा 7 सालों का? शुरुआत जब हुई थी, हुँ, हुँ। तब किस तरह से कठिनाइयाँ आई होंगी या लोग मिलते गए? कैसे पूरी जर्नी रही? थोड़ा-सा हमें इस बारे में जी, जी, बताइए। जी, बिल्कुल बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये जॉब करा था, तो स्टार्टिंग में हम मतलब एड्स में इतना नहीं थे। हम पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग करते थे। मैं खुद ही पोस्टिंग करता था क्लाइंट्स के लिए, मैं खुद ही उनके लिए वेबसाइट भी बनाने लग गया था। पोस्टिंग करना, वेबसाइट बनाना, उनके लिए उनका पूरा अकाउंट मैनेज करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूरे मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे कंटेंट लिखना, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हेल्प करना, तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। उसके साथ-साथ फिर धीरे-धीरे एड्स का एक्सपोज़र बढ़ने लगा। मेटा ने भी खुद ने भी एड्स को बहुत पुश किया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तब जाके फिर मैं इस वाली फ़ील्ड में आया। अराउंड मैंने 1 साल बाद मैं उस फ़ील्ड के अंदर प्रॉपर्ली आ गया था। फिर जब मैंने एड्स स्टार्ट करे करना, तो एड्स के साथ मुझे काफ़ी एक्सपोज़र मिला। मैंने खुद ने भी मेरी लर्निंग अपने आप ही करी पूरी जो भी थी। उसके बाद धीरे-धीरे वो डेवलप होते गया। तो अब ऐसा हो गया कि आई नो आई हैव क्रैक्ड द कोड। मुझे आ गया है कैसे एड्स रन करना है, क्लाइंट्स को कैसी सर्विस देना है और उन्हें कैसे बेनिफिट देना है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड का स्ट्रीम हो। अभी इतने सालों में मैंने अराउंड ऑलमोस्ट सारी नीश, सारी कैटेगरी, सब कुछ मैंने कर लिया है, ऑलमोस्ट कवर्ड। बिल्कुल। सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ। कहीं न कहीं जब हम एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर या एड एक्सपर्ट के तौर पर काम सँभालते होंगे, तो बड़ा ज़िम्मेदारी का भी काम रहता है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स आपके पास होते हैं। क्लाइंट डेफिनिटली। अपना बनाया हुआ पूरा-पूरा पेज जिसको उसने ग्रो किया है, वो आप तक लेकर आता है, आपके हाथ में देता है। तो कहीं न कहीं कितना रिस्की ये काम है? और क्या कभी ऐसा कोई ब्लंडर या ऐसी कोई मिस्टेक हुई है जो लगा हो कि यार आज हुँ, हुँ। पूरा जो है हम गए यहाँ से? सो ये चीज़ आप सही कह रहे हैं, अकाउंट का डिटेल हमारे पास पूरी रहती है, क्लाइंट्स का डेटा भी रहता है और ट्रांसपेरेंसी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। उनके पास भी सारा डेटा रहता है, ट्रांसपेरेंसी उनके पास भी रहती है, एड्स मैनेजर और सारी चीज़ों का एक्सेस उनके पास भी रहता है और मेरे पास भी रहता है। तो वो टू वे चीज़ रहती है। और अगर आप ब्लंडर की बात करें तो हाँ, इनिशियल ईयर्स में मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली एक क्लाइंट था, हम उसके लिए ये अकाउंट में एड रन कर रहे थे, तो उसका अकाउंट हमसे ब्लॉक हो गया था। ओके। तो दैट वाज़ वेरी इनिशियल ईयर जब मैंने स्टार्ट ही करा था मेरा एड्स रन करना। फिर जो मेरी टीम थी, फेसबुक के साथ मैंने बातचीत करी और ये सारी चीज़ें करके फिर हमने उसे सॉर्ट आउट किया। बट अब वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बट समहाउ कभी-कभी हो जाता है। बिल्कुल।
एक बहुत बड़ा क्षेत्र है डिजिटल मार्केटिंग। जी। जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंदर, चाहे वो एसईओ है, चाहे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैनेजमेंट है। कौन कौन से नए ट्रेंड्स जो हैं वो अभी इंडस्ट्री में उभर कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर एक सामान्य बिजनेस करने वाला व्यक्ति है या सोशल मीडिया का क्रिएटर है, वो इन ट्रेंड्स को समझ ले तो उसकी जर्नी जो है और ज़्यादा आसान हो सकती है, ग्रोथ और ज़्यादा 10x हो सकती है। थोड़ा सा बताएं। अभी सबसे ज़्यादा आप देखें तो यूजीसी कंटेंट अभी सबसे ज़्यादा हाइप पर है और सबसे ज़्यादा अभी वही चल रहा है। आप देखेंगे कि ये जो मार्केट है, इसमें आपको हर जना खुद की एक तो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, राइट। दूसरा यूजीसी कंटेंट बना रहा है। यूजीसी कंटेंट मतलब जैसे कि कोई क्लाइंट के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो खुद कंटेंट बनाते हैं, या कोई कंपनी ही अपने लिए यूजीसी कंटेंट बना रही है या बनवा रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं, सब अभी यही चल रहे हैं और अभी ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया में देखा जाए तो। बिल्कुल। कहीं न कहीं जब हम फ़ेसबुक पे ऐड चलाने के लिए हमारे क्लाइंट से कहते हैं या बोलते हैं कि इससे ऐड चलाने से आपको इस तरह का लाभ होगा, तो समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि शुरुआत में शायद आदमी समझता नहीं है, या वो उसकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि ऐड तो ₹20 में ही चल जाता है, ₹30 में ही चल जाता है। तो इसकी बजटिंग कैसे तय होती है? कैसे हम किसी भी ब्रांड को एक फ़िक्स बजट में ग्रो करा सकते हैं? थोड़ा-सा उसका जो एनालिसिस होता है वो पूरा पार्ट बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, सो बेसिकली उसका अगर अपन स्टार्टिंग देखें तो वैसा रहता है, हमारे पास कोई भी ब्रांड सपोज़ मेरे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसके बहुत सारे मेजर्स होते हैं। प्रोडक्ट का क्या टिकट साइज़ है, क्या ब्रांडिंग करनी है, क्या क्रिएटिव्स करने हैं, क्या सारी चीज़ें करनी हैं, उनका प्रोडक्ट में कौन-सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, कौन-सी नीश है। तो एक ये नीश और ये सारी चीज़ें रहती हैं। फर्स्टली हम ये चीज़ देखते हैं। सेकेंडली अगर हमें क्लाइंट को समझाना है तो एक बजट, हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम कैसा स्पेंड करेंगे। हम एक प्लान ऑफ एक्शन उसको बना के देते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्या उसमें सारे हम क्रिएटिव्स डालेंगे, क्या टारगेटिंग्स रहेंगी, सारी चीज़ें ओपनली और एक प्रॉपर्ली हम समझाते हैं। एक बजटिंग हम हमारे एंड से उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इतने थाउजेंड या इतने लैक्स व्हाटएवर जो भी किसी का फिक्स होता है वो हम देते हैं बिल्कुल। हमारे एंड से। फिर वो जो उनका एंड से फीडबैक आता है, उसको फिर हम लेकर के एक कोलैब करके प्रॉपर्ली उनका ब्रांड बिल्ड करने में उनका फोकस करते हैं। यानी हर ब्रांड और सर्विस के लिए अलग-अलग बजटिंग हमको कस्टमाइज़ ही बनाना होगी उसमें। हाँ जी, सबके लिए एक अलग-अलग बजटिंग होती है, सबके लिए अलग एक नीश होता है, सबके लिए एक अलग पूरी स्ट्रैटेजी होती है। आप किसी की स्ट्रैटेजी किसी में मिक्स नहीं कर सकते, वरना रिजल्ट्स नहीं आते हैं। यूजुअली होता है ऐसा, बट बिल्कुल। वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं फिर। बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसी कोई बात याद है कि एक बहुत छोटा ब्रांड जो आपके पास आया हो या एक बहुत बड़ा ब्रांड जो आपके पास आया हो, और फिर आपने जब उनको 360 डिग्री पूरा मार्केटिंग को सँभाला, फ़नल बनाया, और आज वो जिस लेवल पे हैं, किस तरह से उस अचीवमेंट की कहानी थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे? जी, मैं नेम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक डेफ़िनिटली मेरे पास एक ब्रांड आया था। बेसिकली उनका जो कैटेगरी थी वो एक स्टेशनरी कैटेगरी थी, तो वो उनका एक ब्रांड आया था मेरे पास। उन्हें हमने काफ़ी पंप अप किया था। बेसिकली दे वर सेटल्ड इन अ ऑफलाइन मार्केट। वो ऑफलाइन ओके। मार्केट में काफ़ी अच्छे थे, ऑनलाइन में वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो हमने उन्हें वहाँ एक बहुत अच्छा पुश दिया, और इसके साथ ही एक और एक ब्रांड आया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, उसके लिए भी हमने यही किया था। उसको भी हमने काफ़ी पुश दिया था। वो बेसिकली दे वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए हमने उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी ब्रांड अवेयरनेस दी, जिसके थ्रू उनको काफ़ी एक्सपोज़र मिला। और अगर आप देखा जाए तो एक डी2सी ब्रांड्स, काफ़ी मैंने डी2सी ब्रांड्स पे वर्क किया है, रियल एस्टेट पे वर्क किया है और ज्वेलरी कैटेगरी पे वर्क किया है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ जिन पे मैंने वर्क किया है। तो डेफ़िनिटली सबको डिफरेंट एक्सपोज़र के साथ डिफरेंट वे में हमने आगे उनको डेफ़िनिटली मूव किया है। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि वो पहले फ़िज़िकल में थे, बाद में डिजिटल में आए और ग्रो हुँ, किया उन्होंने। हुँ। कुछ व्यापारी अभी भी भारत में ऐसे हैं, जिनका ये मानना है कि साहब हमारी ये जो परंपरागत एक दुकान है, जो हमें पिताजी ने दी, पिताजी को दादाजी से मिली थी, इससे मुनाफ़ा भी बढ़िया हो रहा है, हमें सब लोग जानते भी हैं आस-पास के क्षेत्र में, और हमें कहीं ब्रांडिंग प्रमोशन की ऑनलाइन ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे व्यापारी अभी ऐसे हैं जिनका विश्वास ही आपके ऑनलाइन ब्रांडिंग पे या डिजिटल मार्केटिंग पे स्थापित नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इस तरह के व्यापार का भविष्य फिर आप कैसे देखते हैं? आपको मैं इसके एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। आपने ज़ोमैटो देखा है, ज़ेप्टो राइट। देखा है। ज़ेप्टो हो गया, ज़ोमैटो का ब्लिंकिट हो गया, बिल्कुल। स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया। ये 10 मिनट्स डिलीवरी करते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल। अगर कोई स्मॉल बिज़नेस पहले से ही ये चीज़ें खुद करने लग जाता, ऑफ़लाइन तरीके पे, खुद ही अपने बंदे बिठा कर के उनको डिलीवरी के लिए भेजता, तो आप खुद सोचिए उन्हें कम्पीट ही नहीं करना पड़ता। आज उस चीज़ में कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। बिल्कुल। सारे के सारे ग्रोसरी शॉप्स जो थे ऑफ़लाइन, उन्हें प्रॉब्लम आ ही रही है ज़ोमैटो, स्विगी इनकी वजह से। तो एक वही है कि सबको एक्चुअली करना चाहिए, एक अपने-अपने लेवल पे करें, लेकिन करें डेफ़िनिटली। रौनक जी, एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एआई और मशीन लर्निंग लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में एक एड एक्सपर्ट की या एक ब्रांड कंसल्टेंट की भूमिका क्या रहेगी?
क्या एआई उसको रिप्लेस कर देगा या उसका इस्तेमाल करके उसकी रणनीतियों के ज़रिए और कहीं न कहीं मदद मिलेगी हमें अपने काम में? जी, जी, जी। इस बात पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा बेसिकली जो अभी एड्स का ऐसा चल रहा है कि कुछ सालों में अभी मेटा एड्स पे भी बहुत सारा एआई आ चुका है। खुद का एआई एक्चुअली उसका खुद की एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू वो वर्क करता है। तो बिल्कुल। अभी एडवांटेज प्लस कैmpaigन्स आ गई हैं जिसके थ्रू वो खुद ही पूरी कैंपेन आपकी सेटअप कर देता है। आपको वो बजट भी सजेस्ट करेगा, सारी चीज़ें वो सजेस्ट करेगा। लेकिन उसमें एक ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन टच होना ही चाहिए क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते। क्या टारगेटिंग्स हैं, क्या कंटेंट आपको डालना है, अभी वो कर रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहा है कि एक मेटा एड्स एक्सपर्ट ही नहीं चाहिए आपको। तो वो चीज़ अभी तो नहीं है। तो अभी तो एक्चुअली चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, डेफ़िनिटली जिस तरीके से ग्रो हुआ है मेटा, अगर आप एआई की उसमें बात करें तो क्रिएटिव्स में, प्लेसमेंट्स में, टारगेटिंग्स में, बहुत चीज़ों में बहुत चेंजेज़ आए हैं और डेफ़िनिटली वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अ, एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि जैसे मैं हूँ, मैं सुबह ये सोच रहा था कि मुझे एक गॉगल अब खरीदना चाहिए। गर्मियों का समय हुँ, है, हुँ। थोड़ा-सा आँखों की प्रोटेक्शन हो और मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर के बाद जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मुझे बीच-बीच में उसके एड्स नज़र आने लगे, 4-5 तरह के ब्रांड्स आए। अक्सर लोग भी ये बताते हैं कि यार कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ेसबुक मेरी बात सुन रहा है या गूगल को सब पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? क्या फ़ेसबुक के पास हमारी पल-पल की इन्फॉर्मेशन चाहे वो पर्सनल हो, पब्लिक हो, कुछ भी हो, है? पल-पल की तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ, बहुत हद तक इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। एक वही उसका डेटाबेस है जो वो कलेक्ट करता है, उसके पास एक डेटा प्रोसेस है जिससे वो सारा डेटा प्रोसेस करता है और उसी के थ्रू वो आपको सारी चीज़ें और सारे आउटपुट्स आपको देता है। तो हाँ, कहीं न कहीं तो है भी और थोड़ा बहुत नहीं भी सही। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि बहुत सारे जब इस तरह के ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज़ ग्रो करती हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत सारे बनते हैं। कभी-कभी मैं जब यूट्यूब देख रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग 9-9 रुपए में, 10-10 रुपए में ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ बेच रहे हैं, ऐसे-ऐसे वर्कशॉप्स के बारे में बता रहे हैं कि ये सीख कर आप एआई के एक्सपर्ट बन जाएँगे, ये सीख कर आप 30 लाख रुपए जो है साल का कमाना शुरू कर देंगे। इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है और अगर कहीं न कहीं हम फ़ॉल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कितना नुकसान एक आम आदमी को या एक स्टूडेंट को जो अपना करियर भी शुरू कर रहा है, उसको हो सकता है? जी, ये आप देखेंगे, आपने भी देखा ही होगा राइट। डेफ़िनिटली मैं भी डेली ही देख रहा हूँ कि कोई ₹9 में कोर्स बेच रहा है, कोई ₹10 में बेच रहा है, कोई 21 में बेच रहा है, कोई 199 में बेच रहा है। तो कोर्स सब बेच रहे हैं। सब एक कोर्स बेच कर के कोर्स बेचते हैं और आप खुद एक बात सोचिए कि अगर एक बंदा 7 साल से मैं ही हो गया, अगर मैं 7 साल से एड्स रन कर रहा हूँ, तो मैं 7 साल की चीज़ आपको ₹21 में कैसे दे दूँगा? तो वो एक सारा एक वो है, एक प्री सेलिंग आप बोल सकते हो उसे कि उन्हें अपना कोर्स बेचना है इन शॉर्ट। आप वो कोर्स करेंगे, उसके बाद वो आपको आपका कोर्स बेचेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ तो ये सारी चीज़ रहती है बट हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। मतलब इट्स कंप्लीटली कि आपको पूरा अगर फ्रूटफुलनेस उसमें मिलेगी तो वो नहीं मिलती है। आप एक एक्सपर्ट रखिए, एक्सपर्ट को बिठाइए अपने साथ, उससे काम कराइए, आप रिज़ल्ट्स आपको डेफ़िनिटली दिखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सारा काम मैं ही कर लूँगा, है ना? मैं क्रिएटिव भी बना लूँगा क्योंकि मेरे पास ऐप है, मैं वीडियो भी एडिट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अब इन शॉर्ट टाइप के दूसरे ऐप्स आ गए हैं। मैं फ़ेसबुक मुझे ऑप्शन दे ही रहा है, बूस्ट लिखा हुआ है, तो मैं उससे ऐड भी चला दूँगा। आपको लगता है कि एक अकेला आदमी जिसको धंधा भी करना है या सर्विस भी बनानी है और इन सब चीज़ों में भी उसको पढ़ना है, उसको रिज़ल्ट मिलेगा इन चीज़ों का? जी नहीं, अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है, बहुत बड़ा धंधा बनाना है, बहुत बड़ी चीज़ें करनी हैं, तो डेफ़िनिटली आपको टीम लगेगी ही लगेगी। आपको आपकी अथॉरिटी रिलीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे सब मैं ही कर लूँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आपको हर चीज़ों का एक एक्सपर्ट होना चाहिए, आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो वो चीज़ है, तो आपको हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट लगता है, आपको वो रखना चाहिए और उसके थ्रू कराना चाहिए, आपको रिज़ल्ट्स में डेफ़िनिटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। देखिए, हाथों-हाथ आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। फ़ेसबुक मेटा एक ऐसी चीज़ है जिस पे टाइम लगता है करने पे। आप सोचें एक क्लाइंट आया, हमने उसे बताया ये सारी चीज़ें, वो सोचता है कि कल के कल मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, वो नहीं होता। उसमें एटलीस्ट टाइम लगता ही है, पेशेंस बहुत रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ना मार्केटिंग के साथ, नीश तरीके से आगे बढ़ें, तो डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आपने यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख लिया है, इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस विषय पे कहीं न कहीं उस बात को सुनने के लिए आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं। मैंने सवालों के बीच में जो ब्रेक लिया है, यहाँ मैं सिर्फ़ एक अपील आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं या पहली बार भी हमारे चैनल पर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि हमारा जो कंटेंट है, वो आपको कैसा लगता है और कहीं न कहीं ऐसे लोग जिनके लिए ये कंटेंट मददगार हो सकता है, जिनकी हेल्प कर सकता है, उन तक इसको पहुँचाने में भी हमारी सहायता कीजिएगा। होता क्या है
कि आम तौर पर जब हम आज शॉर्ट्स की दुनिया में, रील्स की दुनिया में जी रहे हैं, हम 10-20 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में किसी की आधे घंटे की बातचीत को, 1 घंटे की बातचीत को सुनना, ये धैर्य का भी काम है और ये उन लोगों का काम है जो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका एक लाइक या आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और यही हमारी कमाई है। आज हम इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सही लोगों तक वो बात पहुँचनी भी चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट आगे भी हमारे चैनल पर आप देखते रहिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर और जानते हैं कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को लेकर और जो जिज्ञासाएँ हमारी हैं, उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट रौनक लूनिया हमको दे रहे हैं। रौनक जी, एक बात मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि अगर मैं नया हूँ, मुझे अपना बिज़नेस बनाना है और ये मानिए कि मैंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है, छोटी-मोटी टीम मैंने बनाई, उसी में से एक आप हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास आज ज़ीरो का बिज़नेस है, थोड़ा बहुत पैसा है जो मैं लगा सकता हूँ, तो सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए, सोशल मीडिया पर अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए या ये मानिए कि 1 करोड़ रुपए का बिज़नेस बनाने के लिए मुझे कितने रुपए खर्च करने चाहिए आपके साथ? जी, इस पॉइंट पे मैं अगली कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैंने एक ब्रांड के लिए काम किया था। बेसिकली वो मेडिकल फ़ील्ड का ब्रांड था। जो उनकी जो वो थी फाउंडर थी, बेसिकली वो उन्होंने एकदम स्टार्ट ही किया था उनका ब्रांड। तो उन्हें 360 डिग्री मार्केटिंग चाहिए थी। तो मेन फ़ोकस उनका था कि उनको मेटा से आउट ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे सब तरीके से उनको लीड्स भी चाहिए थी, खुद का ब्रांड भी बनाना था, खुद को भी ब्रांड बनाना था। तो मेन मोटिव उनका ये था। तो हमने सबसे पहले उनके लिए ये किया था कि हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान करी उनके लिए कि हम उन्हें कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। हमने कोर्स ऑफ एक्शन पूरे साल भर कर लिया। उस साल भर में हमने उनको फॉलोअर्स इंक्रीज़ करके दिए, फॉलोअर्स पे फोकस किया, पैरेलली हमने उनके लिए लीड जनरेशन पे फोकस किया, पैरेलली हमने उनके ब्रांड के लिए फोकस किया जो उनका हेल्थ सप्लीमेंट का ब्रांड था और सेकेंडली हमने और लास्टली हमने उनके लिए ओवरऑल पूरी मार्केटिंग फोकस किया। सो आपको देखा जाए तो अगर मैं आपको बता दूँ तो हमने उनके 1 साल में बहुत ट्रिमेंडसली बहुत फास्टली हमने उनके फॉलोअर्स इंक्रीज़ किए हैं, जो कि अच्छे नंबर पे इन लैक्स ही हो गए थे, वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीड जनरेशन हमने उनको बहुत अच्छी लीड्स ला के दी। इंडिया लेवल पे एटलीस्ट हमने उनको हर तरीके से हर उनकी जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी के लिए उनको हमने हर स्टेट से, हर सिटी से लीड्स ला कर के दी। वो उनका काफ़ी फ्रूटफुल रहा और जो उनका ब्रांड था हमने उनको अराउंड 1 सीआर 1 सीआर 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख्स की सेल्स भी ला के दी। तो अब ऐसा है कि अब हम उनका मंथली ही 1 करोड़ रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं और अब हम उनके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग में भी इतना फोकस उनको मोटिवेशन मिला उस चीज़ से और उनको जो ब्रांड उनका बिल्ड हुआ, तो अब वो मंथली स्पेंड भी करने लगे हैं 1 करोड़, जिससे उनकी सेल्स भी काफ़ी बढ़ रही है। 1 करोड़ से और ऊपर जाने लग गई। ओके। तो इसमें एक चीज़ ये भी मानी जा सकती है क्या कि जो फॉलोअर्स आप ला कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आपके थ्रू आने वाले फॉलोअर्स में और जो बोट्स के थ्रू या दूसरे फॉलोअर्स हमको मिल रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? जी, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी किसी के लिए भी डीएम के थ्रू या किसी से भी आपने फॉलोअर्स खरीद लिए, सबसे पहले आपका अकाउंट हो जाएगा शैडो बैन। शैडो बैन होने के बाद आपका इंस्टाग्राम को पता पड़ जाता है, इट्स वेरी स्मार्ट, उसको सब पता रहता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है आपकी। आपका अकाउंट ग्रो ही नहीं होगा, आप कितने भी एड्स रन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा ही नहीं। इसलिए बेटर है कि आप कभी भी इन वाली चीज़ों पे ना पड़ें, आप प्रॉपर्ली एड्स रन करें, प्रॉपर्ली उस पे पैसे लगाएँ। हाँ, अगर आपके पास बजट कम है, तो आप उस बजट के अकॉर्डिंगली स्पेंड करें। बट आप करें और फिर आपको रिज़ल्ट्स डेफ़िनिटली दिखेंगे। तो ये जो लीड्स वगैरह हमारे पास आती हैं, ये पूरी जेन्युइन होती है इसमें? हाँ जी, पूरी लीड्स भी जेन्युइन होती हैं, वो कन्वर्ट भी होती हैं। बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ले जाइए लीड्स, आप डीएम पे ले जाइए इंस्टाग्राम पे, आप मैसेंजर पे ले जाइए फेसबुक पे, आप वेबसाइट पे ले जाइए या आप डायरेक्ट फॉर्म भरवा लीजिए। तो हर तरीके से आप लीड्स कैप्चर करते हो। मैंने तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई है, अगर आप कन्वर्जन कैंपेन्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर डेफिनेटली रिज़ल्ट आता है। बस वही चीज़ आ जाती है कि एक एक्सपर्ट कैसा है, वो कैसे रिज़ल्ट्स दे रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो पूरा उस पे डिपेंड होता है। और अगर ये तमाम सारी चीज़ें जो आप करते हैं या उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें ही सीखना हो हमें, तो चूँकि अभी एक परंपरागत इसको एजुकेशन का तो पैटर्न बना नहीं है कि 10वीं 12वीं के बाद आप चले जाइए, कोर्स कीजिए, हालाँकि अब दूसरे लोग प्रोवाइड करने लगे हैं। सीखा कैसे जा सकता है? उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कौन सिखाएगा? और कितने दिनों में सीख जाएगा कोई भी इंसान? देखिए, सीखने का तो ऐसा है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल। कंटेंट मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आप किस में जाना चाहते हैं, फिर आप उस स्ट्रीम को पकड़िए सबसे पहले। उसमें फिर आप कोर्सेज़ देखिए, आपको पेड कोर्सेज़ भी मिलेंगे, आपको ऑनलाइन पोर्टल्स मिलेंगे जो पेड कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोज़ मिलेंगे, अब तो चैट जीपीटी है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू भी आप कोर्सेज़, लिंक्स और सारी चीज़ें निकाल सकते हैं।
और इन केस अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स ही करना तो आप कोर्सेज कर सकते हैं, आजकल कोर्सेज भी बहुत प्रोवाइड हो रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदार जो होते हैं हमारे हम्म। जिनको शायद इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, वो कैसे देखते हैं आपके काम को? उनको पता है कि आप करते क्या हैं? क्योंकि आप तो शायद एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते होंगे। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि जब मुझसे कोई पूछता था कि आप काम क्या करते हैं? और मैं उनको अपना काम समझाता था, तो वो मुझे यही कहते थे कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कोई नौकरी-वोकरी भी तुम पकड़ लो ताकि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए ढंग से। तो आपके साथ इस तरह के चैलेंजेस आए कभी? जी, जी। पहले इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा आए, जब इस चीज़ का मार्केट में बूम नहीं था। आप समझिए कि पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता था कि लैपटॉप पे करते क्या हैं? एक लैपटॉप पे बैठ के काम कैसे हो सकता है पूरे राइट, टाइम ही? राइट, तो राइट। वो चीज़ लोगों को पहले समझ ही नहीं आती थी। अभी भी हैं कुछ-कुछ जिनको समझ में नहीं आती, बट ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, जब से लॉकडाउन लगा, कोविड आया, उसके बाद से जो एक डिजिटल बूम आया, सो अब हर घर में लोग रील्स चलाते हैं, फैमिली हो गई, मेंबर्स हो गए, सभी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस सबकी बढ़ी है। तो अब डेफ़िनेटली लोग अब समझने लगे हैं। हाँ, पूरा तो नहीं समझते, बट हाँ, अब फिर भी समझने लगे। तो ये जो आप काम करते हैं, ठीक है, स्क्रीन के सामने 8-10 घंटे का समय बिताया, लोगों के बारे में सोचा, उनसे मीटिंग्स की, दिन पूरा एक बहुत हेक्टिक सा आपका जाता होगा। जी। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को समय कैसे मिलता है? प्यार, गर्लफ्रेंड आपकी है कोई? मतलब किस तरह से आप उसको कैसे समय देते हैं? जी, जी। तो वैसे तो नहीं है। बाकी अगर अपन बात करें कि कैसे अपन टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो वो पूरा अपने हाथ में रहता है। आप जितना आपका काम प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर वे में करें, एक शेड्यूलिंग के साथ करें, तो डेफ़िनेटली हर चीज़ों के लिए टाइम मिलता है। हाँ, वो बैक एंड फ़ोर्थ रहता है। कभी-कभी संडेज़ को भी काम करना पड़ता है, कभी शाम को भी करना पड़ता है। इमरजेंसी है बहुत सारी। एग्ज़ैक्टली। कभी कोई कैम्पेन्स एडिट करनी हो या कुछ भी क्रिएटिव्स अपडेट करने हो, कभी सेल आ रही हो या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें हों, तो वो चीज़ें रहती हैं। बट ये है कि वो आपके हाथ में, आप कैसे मैनेज कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आज के दौर में सबको बड़ा बनने की और जल्दी-जल्दी बड़ा बनने की भूख है। युवा कई बार इस चीज़ में भटक जाते हैं और अभी जिस तरह से डिजिटल स्कैम चल रहे हैं, आप देखते हैं कि अगर हमने ज़रा-सी सावधानी नहीं रखी, तो हमारा अकाउंट खाली हो सकता है, हम बहुत बड़े एक मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि सर मैं आपकी कंपनी के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देता हूँ, ये चीज़ें होंगी और मैं इसमें ऐसा-ऐसा कर दूँगा। चूँकि मुझे इनिशियल लेवल पे बिज़नेस की ज़रूरत थी मेरे लिए, मुझे लगा कि कुछ लीड्स ला के देगा तो कहीं न कहीं अपने बिज़नेस को सपोर्ट मिलेगा, क्लाइंट्स आएँगे। मैंने उसको पेमेंट किया, जो प्रीपेड मोड में था। और उस पेमेंट के बाद कुछ दिनों तक तो वो कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ, हाँ सर मैं आपको देता हूँ, हाँ सर मैं आपको रिपोर्ट सेंड करता हूँ, सर थोड़ा-सा गूगल जो है उसमें टाइम लगता है और ये सारी चीज़ें। फिर उसका रिस्पॉन्स धीरे-धीरे आना कम हुआ और अल्टीमेटली फिर मैं समझ गया कि अब ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तो मैंने वहाँ से लेट गो किया उसको। जिस तरह से नए लोग आकर इंडस्ट्री में इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एक समझदार कंपनी के लिए या एक नामी कंपनी के लिए कितना नुकसानदायक है और इस तरह के अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो कितना नुकसान देती है इस तरह के लोगों को, जो जेन्युइन हैं, जो समर्पित हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और जो बेहतर काम करके बेहतर सर्विसेज़ उनको देना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़र्क तो अभी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया है। ये मार्केट में सैचुरेशन अब आने भी लग गया है, क्योंकि आप देखेंगे सब लोग, सारी एज के लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं, एड्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। कोई सिर्फ फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, कोई एक्चुअली में देने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और हम जैसे जो इतने टाइम से कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा हो गया है कि इस मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत मिक्सअप हो गई हैं। सारी चीज़ें सारे लोग कर रहे हैं उसकी वजह से। और अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि कोई क्लाइंट किसी से काम करवा के आया, उसे रिजल्ट्स ना मिले, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन और एक बजट पूरा लूज़ हो जाता है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इस चीज़ में आती है, उसे कन्विंस करना, उसे एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड करवाना, वापस से ट्रस्ट होना, तो वो सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट डेफ़िनिटली अब हर चीज़ में बैक एंड फ़ोर्थ तो चलता ही है, तो बिल्कुल, बस वो चीज़ें हैं। हर तरह के लोग हैं दोनों क्षेत्र में, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। कहीं अच्छे भी हैं, कहीं वैसे भी हैं, तो बस। सही है। अच्छा, ये बताइए कि हुँ, हुँ। मुझे मान लीजिए मेरा बिज़नेस है और एक एजेंसी को हायर करना है या किसी एक फ्रीलांसर को ही हायर करना है, तो मुझे किन-किन बातों को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बार उसकी प्रोफ़ाइल में, ताकि मुझे ये समझ आ जाए, एक सामान्य इंसान को, कि मैं कैसे आपके साथ अब आगे अपने संबंधों को बढ़ा सकता हूँ और आपकी सेवाओं का लाभ ले सकता हूँ? जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करानी है एक साथ, तो आप एक एजेंसी पे जाइए। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ करानी है कि आपको सिर्फ़ रील्स बनवानी है, आपको सिर्फ़ फ़ेसबुक और मेटा पे एडवर्टाइज़मेंट कराना है, बेसिकली मेटा पे पूरा राइट। एडवर्टाइज़िंग कराना है, तो आप एक फ्रीलांसर्स को हायर करिए, फ्रीलांसर के थ्रू वर्क करिए। वो आपका एक नॉमिनल चार्जेज़ में हो या जैसे भी एक्स-वाई-ज़ेड किसी में भी करके लिए वो आपको रिज़ल्ट्स ला के देगा। फिर अगर आपको लगता है कि आपका पे मतलब आपका स्केल बढ़ रहा है और आपको पूरी टीम चाहिए, तब आप एक टीम हायर करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी से ही टीम चाहिए,
तो डेफिनेटली आप एक एजेंसी हायर करो, एजेंसी को सारा काम आप समझाओ, आपके ऑब्जेक्टिव्स बताइए उनको, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल। क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम बायस्ड हैं? क्या वो भेदभाव करते हैं छोटे बिजनेस और बड़े ब्रांड्स के बीच में, सरकार और विपक्ष के बीच में, या एक बड़े क्रिएटर और एक सामान्य क्रिएटर के बीच में? जी, अगर आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बजट इन द सेंस कि एक सामने वाला जो बजट लगा रहा है एड स्पेंड के लिए, उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक वाटर बॉटल के ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं। एक बॉटल का ब्रांड है, बेसिकली 2 ब्रांड्स हैं, ए और बी। ए जो है वो 30,000 रुपए स्पेंड कर रहा है, बी जो है वो 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेटा किसको ज़्यादा पुश करेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली 1 लाख वाले को। एग्जैक्टली वो उसी को पुश करेगा क्योंकि वो ज़्यादा पैसे लगा रहा है। तो वहीं सारा गेम चलता है बिडिंग सिस्टम का, जो पीछे बिडिंग होती है। तो किसी को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि जल्दी बिडिंग सिस्टम में वो आगे निकला, क्योंकि उसका पर डे बजट ज़्यादा है। आपका पर डे बजट कम है, वो आपका ऐड भी दिखाएगा, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं दिखाएगा जितना वो 1 लाख वाले को दिखाएगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। और ऑर्गेनिक ग्रो की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि नए क्रिएटर बहुत आ रहे हैं और शुरुआत में उनके पास बजट भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक अगर ग्रो करना है, तो किस तरह से मदद ली जा सकती है एक सामान्य एल्गोरिदम को क्रैक करने के लिए, और धीरे-धीरे ही सही लेकिन ग्रो किया जा सकता है? जी, आप वैल्यू ऐड प्रोवाइड करिए। आप क्या ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि सामने वाला आपको फॉलो करे? आप कोई भी क्रिएटिव बना रहे हैं, कुछ भी यूजीसी कंटेंट बना रहे हैं खुद का, या पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, उसमें आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट भी अच्छा चलेगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़े प्रॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे उसमें रील्स में, इन द सेंस आप अच्छे से ग्राफिक बनाइए, अच्छे से कैमरा लीजिए, अच्छे से जितना आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पुश डेफिनेटली मिलेगा ऑर्गेनिकली। बिल्कुल। रौनक जी, चलते-चलते एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भविष्य है मेटा एड्स का, फ़ेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और आने वाले जो दशक है, आने वाले 10 साल जो हैं, इसमें कहाँ पर देखते हैं इस इंडस्ट्री को? जी, अगर अपन देखा जाए तो इसमें जो बूम अभी आ रहा है वो डेफ़िनेटली, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था, एक फिगर मैंने ऐसे ही बोला था बिल्कुल। आपको, ऐसे ही, मतलब इन द सेंस कि जो 10% ग्रोथ जो चल रही है वो उस अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है और डेफ़िनेटली वो बढ़ती ही जाएगा। आप देखिए सारी चीज़ डिजिटल होती जा रही है। अब अपन डिजिटल ही ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे आप एक बैंकिंग सेक्टर ले लो, आप बैंक्स में ही नहीं जाते हो अब। बिल्कुल। सारा काम आपके एक ऐप के थ्रू हो जाता है। ये तो सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बाकी हर जगह हर चीज़ डिजिटली मूव हो रही है। तो डेफ़िनेटली इंडस्ट्री बहुत ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही है और वो ग्रो करती ही जाएगी। तो बहुत तो स्कोप है उसमें आगे और बहुत ज़्यादा ही वो बढ़ेगा। करियर बनाने के लिए भी अच्छा समय है नए लोगों को, युवाओं को? जी, जी, डेफ़िनेटली अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर्ली अच्छे से एक स्टडी माइंड से अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे, एक फ़ोकस के साथ, तो आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये थे मिस्टर रौनक लूनिया, जो डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक, मेटा एड और गूगल एड के एक्सपर्ट हैं। और कहीं ना कहीं आज जब हमने इनसे ये बहुत छोटी सी लेकिन एक सारगर्भित चर्चा करने की कोशिश की, तो हमने ये जाना कि एक ब्रांड या एक छोटा सा नाम जो ब्रांड बनने के लिए उत्सुक है, तैयार है, वो किस तरह से अपनी ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर सकता है, और किस तरह से छोटे छोटे बजट्स को सही रूप से इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छा बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। राहुल तिवारी पॉडकास्ट पर हम इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह के विषय, इसी तरह के गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट हमारे शो पर आएँ, उनकी उस चर्चा से आप काफ़ी कुछ सीखें, काफ़ी कुछ समझें, और आपकी ज़िंदगी में, आपके अपने अपने क्षेत्रों में ग्रो करने में ये चर्चा जो है कहीं ना कहीं मदद करे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, अगला पॉडकास्ट आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इस कंटेंट की ज़रूरत है, तो उन तक भी इसे आप ज़रूर पहुंचाइएगा। इस पूरे वीडियो को आपने यहाँ तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रौनक जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बात कही है कहीं ना कहीं युवाओं को एक ऊर्जा देगी, एक मोटिवेशन देगी, और जो सिंसियर होगा या जाना चाहता होगा, कहीं ना कहीं उसके करियर में आज का ये जो पॉडकास्ट है ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर या एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होगा। आप आए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके, डेफ़िनेटली, थैंक यू।